आज हम जैवाणु अर्थात बायोमोलिक्यूल्स में जो पोर्शन अपनी लास्ट क्लास में शेष रह गया था उसके बारे में बात करेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में इस चैप्टर में जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो बड़ा टॉपिक था उसको फिनिश कर लिया था। कोशिश ये थी कि एक ही वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया, चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो आज की इस क्लास में हम प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। तो यहाँ हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 14 जैव अणु, इंग्लिश में आप बोलो तो बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब इस बायोमोलिक्यूल्स का एक बड़ा टॉपिक जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था वो तो था कार्बोहाइड्रेट। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इस क्लास के बाद आप उसको देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। क्या लिखा है? प्रोटीन। तो अब प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब आप संतुलित भोजन का नाम सुनते हो तो आपके नाम में आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स, इनकी बात होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो वसा होती है वो तो अपने शरीर को एनर्जी देती है, लेकिन शरीर की मजबूती के लिए प्रोटीन से हमें एनर्जी भी मिलती है, लेकिन शरीर की मजबूती के लिए अगर हमें जिसकी आवश्यकता होती है वो क्या होता है? अपना प्रोटीन होता है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोटीन शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियस से बना है। प्रोटीन शब्द किससे? ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है प्राथमिक, या आप कह सकते हो अति महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले याद क्या करना है, प्रोटीन शब्द है वो ग्रीक भाषा के किससे बना है? प्रोटियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। अब यहाँ से हम समझते हैं कि प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देगा, एनर्जी तो मिलेगी, इसके साथ शरीर की मरम्मत और मजबूती के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि अर्थात ग्रोथ एवं अनुरक्षण अर्थात मरम्मत। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है। अब देखो, प्रोटीन एक बड़ा अणु होता है, बहुलक के रूप में होता है। प्रोटीन क्या होता है? एक बड़ा अणु होता है, बहुलक के रूप में होता है। तो प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। अर्थात जितने भी प्रोटीन है वो सब किसके बने होते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन है वो मुख्यतः किसके बने होंगे? प्रोटीन जो बहुलक होता है वो किसका होता है? अल्फा अमीनो अम्ल। अब यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि मनुष्य में लगभग 20 प्रकार के, कितने? 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिनके हम नाम के बारे में बात करेंगे। मनुष्य में कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। किसी भी अमीनो एसिड की अगर हम सामान्य संरचना रिप्रेजेंट करें, किसी भी अमीनो अम्ल को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिखने का तरीका ये होगा CH, एक तरफ COOH, दूसरी तरफ NH2, और यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R। ये क्या लिख दिया मैंने? अमीनो अम्ल। ये किसकी स्ट्रक्चर बने? अमीनो अम्ल। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल के स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? CH, एक तरफ COOH और एक तरफ NH2 और एक तरफ R। अर्थात जो अमीनो अम्ल होते हैं उसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होंगे। एक तो क्रियात्मक समूह आपका कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कोई भी अमीनो अम्ल होगा उसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होंगे, एक तो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा होता है एमिनो समूह है।
या एमीन समूह बोल दो, एमीन NH2 बोल दो, एमीन समूह है। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की इसकी किसकी बात करें हम, एमीन की बात करें, तो एमीन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए CH, एक तरफ COOH और एक तरफ NH2 और यहाँ पर R का मान चेंज होता जाएगा और वैसे वैसे अमीनो अम्ल का निर्माण होता रहेगा। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ एक विशेष बात याद करना है कि कोई भी अमीनो अम्ल होगा उसमें कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, 2 प्रकार के, नंबर 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल और नंबर 2 एमीन समूह। अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है, अम्ल बोलते हैं जिसको आप, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और जो एमीन समूह होता है, क्या लिखा है, एमीन समूह होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। एमीन समूह की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसके बाद अब हम इस टॉपिक को आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, शब्द की बात करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया है कि चैप्टर 14 जीवाणु बायोमोलिक्यूल्स, इसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया था एक क्लास में। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस क्लास के बाद आप उसको देख लेना। उसके बाद दूसरा पोर्शन हमने लिया प्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं, प्रोटीन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियस से बना है। प्रोटियस का मतलब होता है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण, जो अपने शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ना ये बनाने के लिए, तो ये बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब देखो, प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है। मैंने एक बात फिर से कही है, क्या होता है कि शरीर को ऊर्जा तो आपको कार्बोहाइड्रेट से, वसा से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शरीर को मरम्मत रिक्वायर्ड, मतलब मजबूती के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जितने भी प्रोटीन बने होते हैं, देखो अब थोड़ा सा इसको वापस करते हैं। प्रोटीन ग्रीक भाषा के कौन से शब्द, प्रोटियस से बना है, और प्रोटियस का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। क्लियर है। एक चीज़ बता दूं, इस चैप्टर से आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की संख्या 3 आएगी, अर्थात इस चैप्टर से 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो हमें छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का मतलब केवल यही नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, देखिए स्थान वाले भी आ सकते हैं या 1 नंबर वाले भी पूछे आपसे जा सकते हैं। तो प्रोटीन, ये क्लियर है। अब देखो, प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण मतलब मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो किसके बहुलक मतलब किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल या अल्फा अमीनो अम्ल बोल दो। अर्थात आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की एकलक इकाई का नाम बताओ, क्या प्रोटीन की एकलक इकाई का नाम, तो हम क्या लिख देंगे, अमीनो अम्ल। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल के स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, CH, इधर R, इधर COOH, इधर NH2। COOH को आप क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। NH2 समूह को क्या बोलते हैं हम, एमीन समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, और एमीन समूह होता है वो क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। अब बात करते हैं कुछ एमीन, अपने सिलेबस में 2 एमीनों का नामकरण। तो एमीन 20 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ एमीन की हम बात कर लें। जैसे सबसे सरल जो एमीन है, सबसे सरल एमीन है वो, उसका क्या नाम है, ग्लाइसिन। सबसे सरल या सबसे प्रथम प्रकार का अमीनो अम्ल, थोड़ा सा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, नजर नहीं आ रहा होगा आपको, तो अब आपको नजर आ गया होगा आराम से। तो थोड़ा सा देखो, इसको यहाँ हम बात करते हैं कि जैसे एक सबसे सरल प्रकार का सबसे पहला अमीनो अम्ल हम किसको मान सकते हैं, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन है वो ग्रीक भाषा के ग्लाइको शब्द से बना है। किसके, ग्लाइसिन ग्रीक भाषा के ग्लाइको शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मीठा। ये ग्रीक शब्द से, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, पूछ लिया जाता है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है, ग्लाइसिन है, ग्रीक भाषा के ग्लाइको शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है मीठा। इसका एक और अगर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो इसमें आता है टायरोसिन। टायरोसिन ये भी एक अमीनो अम्ल है जो टायरो शब्द से बना है। किसके, ग्रीक भाषा के टायरोस शब्द से बना है, और टायरोस का मतलब होता है पनीर। अर्थात टायरोसिन अमीनो अम्ल हमें किससे प्राप्त होता है, पनीर से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि मैंने 2 जैसे कुछ प्रोटीन का नामकरण, अमीनो अम्ल का नामकरण कैसे किया। जैसे एक था ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो अम्ल है सबसे सरल प्रकार का, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है,
ग्लाइको शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। ठीक है। एक अमीनो अम्ल और है, क्या नाम है? टायरोसिन, जो ग्रीक भाषा की कौन शब्द से लिया गया? टायरोस, जिसका अर्थ होता है पनीर। अर्थात पनीर से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है आपको? टायरोसिन अमीनो अम्ल प्राप्त होता। तो ये इनके नाम थे, कुछ नॉर्मल फंडामेंटल सिंपल बातें थी, उनके बारे में मैंने बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। सीधी बात है, प्रोटीन का मतलब आपको याद रखना है अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड, कि प्रोटीन किसका बोलोगे? अमीनो अम्ल का। अब हम पढ़ेंगे अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार से वर्गीकरण दे रखा है, जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। तो 2 प्रकार से अपने सिलेबस में दे रखा है। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण, क्या लिखा है? अमीनो अम्ल का वर्गीकरण नंबर 1 करते हैं, नेचुरल है ये। तो नंबर 1 प्रकृति के आधार पे, क्या लिखा है? प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार का मतलब है कि यहाँ पर अमीनो अम्ल की संख्या के आधार पे, कि कार्बोक्सिल समूह कितने और एमिनो समूह कितने, तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 उदासीन अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल और क्षारीय अमीनो अम्ल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रकृति के आधार पे इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 3। सबसे पहले हम लिखते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल। तो बेटा क्या लिखा? अम्लीय अमीनो अम्ल। नाम से क्लियर है कि इसमें अम्ल ज़्यादा होगा, समझने के हिसाब से। तो देखो अमीनो अम्ल की अभी आपने स्ट्रक्चर क्या बनाई थी? H2N CHRCOOH। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और जो NH2 समूह होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो अब सीधी सी बात है कि वे अमीनो अम्ल जिसमें अम्लीय का मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो वे अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमिनो समूह से ज़्यादा होती है उन्हें आप क्या बोलोगे? अम्लीय अमीनो अम्ल। दूसरा है क्षारीय अमीनो अम्ल, वे अमीनो अम्ल जिसमें NH2 समूह की संख्या COOH समूह से अधिक हो। तीसरा होता है उदासीन, जिसमें दोनों की संख्या क्या हो? बराबर 50-50 हो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? अम्लीय अमीनो अम्ल। तो वह अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमिनो समूह से अधिक होती है। वे अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या किससे अधिक हो? एमिनो समूह से अधिक होती है, उसे अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं। लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, समझदार हो आप। इसके अगर 2 एग्जाम्पल अपने सिलेबस में दे रखे हैं। एक तो होता है आपका ग्लूटेमिक अम्ल, दूसरा होता है एस्पार्टिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल और एक हो गया आपका एस्पार्टिक अम्ल। ये अमीनो अम्ल ही है। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, इन सबके नाम अपने को याद हो जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था ग्लाइसिन, टायरोसिन, एलानिन। इसके अलावा अब क्या गया? ग्लूटेमिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। दूसरे अमीनो अम्ल की बात करें यहाँ पे, तो दूसरा मैंने लिख दिया क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसकी संख्या ज़्यादा हो? जगह एमिनो समूह की संख्या ज़्यादा हो तो वह एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह की संख्या कार्बोक्सिलिक समूह से अधिक हो। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए
क्योंकि मैंने कहा ना वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो एग्जाम्पल सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। कमेंट्स में ये बात आप ज़रूर बता दें कि पिछले इसकी जो पहले वाली क्लास आपने देखी होगी, लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास थी, कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बता दें। तो क्षारीय अमीनो अम्ल मतलब इसमें एमिनो समूह, ऐसा अमीनो अम्ल होगा जिसमें एमिनो समूह की संख्या कार्बोक्सिलिक समूह से अधिक होगी। और इसके 2-3 एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे, देखो एक तो होता आपका लाइसिन, दूसरा आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, एस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन। ये कौन से अमीनो अम्ल है? आपके क्षारीय अमीनो अम्ल। तो क्षारीय अमीनो अम्ल में वह एग्जाम्पल लाइसिन, आर्जिनिन, एस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन है। इसके बाद तीसरा प्रकार इसमें आता है आपका उदासीन अमीनो अम्ल। क्या लिखा है? उदासीन अमीनो अम्ल। तो सब क्लियर है कि इसमें कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह की संख्या क्या होगी? बराबर। तो वह एमिनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक तथा एमिनो दोनों समूह की संख्या बराबर होती है, उससे क्या बोलोगे? उदासीन अमीनो अम्ल। और इसका सबसे 2 एग्जाम्पल बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। एक तो होता है ग्लाइसिन, क्या लिखा है? ग्लाइसिन। और दूसरा मैं ये लिख रहा हूँ एलानिन। इन दोनों की स्ट्रक्चर भी याद कर लेते हैं क्योंकि आगे अपने काम में आएगी, ग्लाइसिन और एलानिन। जो सबसे सिंपल ये स्टार्ट होता है ग्लाइसिन, उसके बाद आता है आपका एलानिन। तो स्ट्रक्चर कैसे याद करोगे? CH, यहाँ पर NH2। अब देखो कोई भी अमीनो अम्ल होगा वहाँ क्या जुड़ा होगा? R। सबसे सिंपल ही है, तो मैंने कहा इस R को उठा दो और यहाँ पे क्या जोड़ दो? H। यहाँ H जोड़ोगे तो H कितनी हो गई? 2। तो इसका मतलब है ग्लाइसिन अमीनो अम्ल तो आप बिल्कुल इजीली याद कर सकते हो, इधर COH, इधर NH2 और यहाँ CH2। अब बात करें एलानिन, तो जहाँ आपने H जोड़ा था उसके स्थान पे CH3 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? क्या ऐड कर दो? CH3। तो आपका आ जाएगा एलानिन। तो H2N CH, यहाँ जोड़ दिया CH3 COOH, ये बन गया आपका एलानिन। अब देखो इतना हमने पढ़ा है तो पढ़ते ही आपको एक बार में याद हो जाएगा। अपने माइंड में क्लियर क्या होना चाहिए? इनके एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? सबसे पहले हमने क्या लिखा? एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण हमने किसके आधार पे किया? प्रोटीन के आधार पे। तो पहले आपको ये अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये समूह अम्लीय होगा, ये समूह क्या होगा? आपका क्षारीय। अम्लीय अमीनो अम्ल की बात करें तो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या होगी? ज्यादा। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। दूसरा आपका क्षारीय अमीनो अम्ल। तो सीधी सी बात है, कौन से समूह की संख्या ज्यादा होगी? एमिनो समूह की संख्या ज्यादा होगी। एग्जाम्पल जरूर माइंड में क्लियर होना चाहिए। लाइसिन, आर्जिनिन, एस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन। अगला आता है उदासीन अमीनो अम्ल। क्या आता है? उदासीन एमिनो अम्ल। तो उदासीन का मतलब क्या होगा? जिसमें कार्बोक्सिलिक और एमिनो दोनों समूह की संख्या बराबर होती है। इसके 2 एग्जाम्पल ग्लाइसिन और एलानिन। इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इजीली माइंड में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। CH2 COOH, इधर NH2, इधर CH, नीचे इस H को ढके क्या जोड़ दिया? CH3। ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई? एलानिन। तो पहला वर्गीकरण तो हो गया प्रकृति के आधार पे। दूसरा वर्गीकरण आता है कार्य के आधार पे। किसके आधार पे? कार्य के आधार पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वर्गीकरण की बात करते हैं। और इजीली अगर आप इसको साथ में नोट करते रहोगे तो बहुत इजीली आपको ये आपको याद भी हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो वर्गीकरण है अमीनो अम्ल का सेकेंड, वो लिखते हैं यहाँ पे कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पे इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों में? 2 में। पहला आता है आपका आवश्यक एमिनो अम्ल। क्या लिखा है? आवश्यक अमीनो अम्ल। और दूसरा लिख लेते पहले
अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो नाम से क्लियर है कि एक की हमें आवश्यकता है और दूसरे की आवश्यकता नहीं है। देखो सीधी सी बात है, जो चीज़ अपने शरीर में बनती है ऑटोमेटिक, हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। अब शरीर में नहीं है लेकिन चाहिए तो भोजन के रूप में लेंगे, तो वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है तथा उन्हें भोजन के साथ लेने की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाएंगे? आपके आवश्यक अमीनो अम्ल। और वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में हो जाता है तो उन्हें भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे? आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल। विशेष रखना कि शरीर आवश्यक अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 10 होती है और उनके नाम पता आपको होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखे? आवश्यक अमीनो अम्ल। तो वह अमीनो अम्ल, वह अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण, वह अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, वह अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है तथा उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना आवश्यक होता है। तो वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता तथा उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और बेटा इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इनको याद करने का तरीका हम लिखते हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ये लिख रहा हूँ यहाँ पे टीवी मिल पथ। एक शब्द लिखा है मैंने, क्या लिखा है? टीवी मिल पथ। तो इनके अकॉर्डिंग कैसे याद करेंगे कि टी से आपका होता है थ्रियोनिन, टी का मतलब थ्रियोनिन, वी का मतलब वेलिन, एम का मतलब होता है मेथियोनिन, इस आई से है आइसोल्यूसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, इस एल का मतलब लाइसिन, पी का मतलब है फेनिल एलानिन। एक तो था एलानिन, एक होता है फेनिल एलानिन। फिर एक का मतलब हो गया आर्जिनिन, टी का मतलब ट्रिप्टोफैन और एच का मतलब एस्टिडीन। क्या लिखा है? एस्टिडीन। तो बिल्कुल माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि ये 10 अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 10 है। तरीका क्या था? टीवी मिल पथ, टी से थ्रियोनिन, बी से वेलिन, एम से मेथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, अगले एल से लाइसिन, पी से फेनिल एलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से ट्रिप्टोफैन। और एच से आपका हो गया एस्टिडीन। तो ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ये 10 कौन से आपके आवश्यक अमीनो अम्ल। इसके बाद अगर हम आगे बात करें अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो सिंपल सी बस लिख रहे हैं कि वह अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में हो जाता है तथा जिन्हें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल
कहते हो कार्य के आधार पर इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, शेष बच जाएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल में। तो बिल्कुल एक बार इसको शॉर्टली फटाफट रिपीट करते हैं कि कार्य के आधार पर आपने अमीनो अम्ल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, दो हिस्सों में। पहला हो गया आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है, सीधी बात है। संश्लेषण है, इनका संश्लेषण कहाँ नहीं होता, शरीर में नहीं होता है, भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। क्या लाइन बताई थी सर ने, टीबी मिल पथ, ठीक है। दूसरा हो गया आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल, शरीर में इनका संश्लेषण हो जाता है, इसलिए भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद ये तो था आपके अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक पॉइंट आता है ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन क्या होता है, फिर अमीनो अम्ल होते हैं। हमने बात की अल्फा अमीनो अम्ल का मतलब क्या होता है, हमने ये तो कहा कि प्रोटीन जितने भी होते हैं वो अल्फा अमीनो अम्ल के बोलोगे तो अल्फा अमीनो अम्ल क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद एक छोटा सा बिंदु आता है समविभव बिंदु, क्या होता है। फिर एक इसमें आता है कि जब दो अमीनो अम्ल आपस में बनते हैं तो उस बंध को क्या बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसको। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की तरफ। क्या लिखते हैं, ज्यूटर आयन या इसी आयन को हम बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ आयन। सीधा क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का, ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन क्या होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट समझते हैं कि एमिनो अम्ल में क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह होते हैं। क्या होते हैं, दोनों समूह होते हैं। पहले थोड़ा लिख लेते हैं फिर हम बात कर लेते हैं कि एमिनो अम्ल में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों समूह उपस्थित होता है, जिसके कारण एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह, अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह है, अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह है, प्रोटॉन का त्याग करता है, जिसे एमिनो अम्ल का एमिनो समूह है ग्रहण कर लेता है। तो क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक समूह ने क्या किया, प्रोटॉन का त्याग कर दिया, और जो एमिनो समूह था उसने उस प्रोटॉन को ग्रहण, तो जिसे एमिनो अम्ल का एमिनो समूह है, ऐसे एमिनो समूह है, उस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, जिससे एक द्विध्रुवीय संरचना बनती है, जिसे ज्यूटर आयन ऑब्लिक उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। यह आयन उदासीन होता है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह पर धनावेश तथा एमिनो समूह पर ऋणावेश उपस्थित होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे नॉर्मल अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे H2N CH, यहाँ पर R और यहाँ COOH।
अब क्या होगा, समझते हैं इस स्ट्रक्चर पे कि आपका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो इस प्रोटॉन का त्याग करेगा, तो ये प्रोटॉन आपका कौन ग्रहण कर लेगा, एमिनो समूह। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, ये इस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर कितने हो जाएंगे, 3 CH4 COO- और यहाँ पे प्लस। इस संरचना को देखो, इसने जैसे यहाँ से प्रोटॉन को त्याग किया, आपने पढ़ा ये तो कि अम्ल होता है वो प्रोटॉन को त्याग करता है और क्षार होता है उसमें प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन, या आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, उभयनिष्ठ आयन। तो एक सिंपल सी लाइन स्टार्ट की थी कि ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन क्या होते हैं, तो ये आपको बना के आना। सिंपल सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है कि जो एमिनो अम्ल होंगे उसमें दोनों समूह होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय समूह के रूप में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्षारीय समूह के रूप में क्या होता है, आपका एमिनो समूह है। तो कार्बोक्सिलिक समूह जो प्रोटॉन का त्याग करता है और जो एमिन समूह होता है वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जिससे एक द्विध्रुवीय सतह प्लस माइनस वाली संरचना बन गई। उस संरचना को आपने क्या नाम दिया, ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन आपने नाम दिया है। इसके बाद अगला है समविभव बिंदु। स्क्रीनशॉट लें क्योंकि ये इसलिए लिखा रहा हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में एज इट इज नोट कर लोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु, लिखा है समविभव बिंदु। समविभव बिंदु का मतलब होता है कि ये अमीनो अम्ल का एक पीएच का मान होता है और इस पीएच के मान पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित होते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस उसकी जो रासायनिक क्रियाशीलता है वो स्थिर हो जाती है। तो सिंपल से डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि वह पीएच जिस पर, क्या लिखा है, वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है, वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है तथा उसकी रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है, उसे समविभव बिंदु कहते हैं। तो उस पीएच के मान को हम क्या कहेंगे, समविभव बिंदु कहते हैं। और यहाँ एक प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए समविभव बिंदु या पीएच का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं कि प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए इसका मान निश्चित होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए जो पीएच का मान होता है, समविभव बिंदु जिसको आप बोल रहे हो, उसका मान क्या होता है, एकदम निश्चित होता है। और इस मान पर यह कह सकते हो कि जिस पीएच पर समविभव बिंदु प्राप्त होता है उस पर अमीनो अम्ल, क्या लिखा है, जिस पीएच पर हमें समविभव बिंदु प्राप्त होता है उस पर अमीनो अम्ल की जल में विलेयता, प्रासरण, शांता, चालकता आदि के मान न्यूनतम हो जाते हैं। आदि के मान क्या हो जाते हैं, न्यूनतम हो जाते हैं। तो क्या लिखा था, समविभव बिंदु, मतलब प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक ऐसा पीएच का मान होता है, उस पीएच पर अमीनो अम्ल पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और मतलब पीएच का मान है तो वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल क्या हो,
विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है और उसकी जो रासायनिक क्रियाशीलता है वो बिल्कुल स्थिर या न्यूनतम हो जाती है, वो बिंदु क्या कहलाएगा? समविभव बिंदु। और प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। और जिस पीएच पर हमें समविभव बिंदु प्राप्त होता है वह अमीनो अम्ल उस बिंदु पर, उस पीएच पर जल की विलेयता हो, चाहे प्राशन हो, शांता हो, चालकता हो आदि के मान क्या होते हैं? न्यूनतम होते हैं। अब एक बिंदु यहाँ से समझना कि लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है। एक तो मैंने बोला था एल्फा अमीनो अम्ल, इसका मतलब क्या होता है यहाँ समझ देता हूँ मैं कि ये बिंदु पॉइंट तो क्लियर है, क्लियर होना। एल्फा एमिनो अम्ल का मतलब क्या होता है? देखो एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह होता है, तो कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो होगा एल्फा कार्बन। अगर एल्फा कार्बन पे NH2 समूह जुड़ा हो तब उसको बोलते हैं एल्फा अमीनो अम्ल। समझ लो देखो यहाँ से कि CH ये R COOH NH2। आप एमिनो अम्ल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। और एल्फा कार्बन से जब NH2 समूह जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एल्फा अमीनो अम्ल। अगर अगले वाले कार्बन पे होता है तो बीटा कार्बन। तो जितने भी अमीनो अम्ल है उन सब में जो NH2 समूह होता है वो एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। प्रोटीन के अंदर की बात करें तो आज एल्फा अमीनो अम्ल का मतलब कि कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा कार्बन, और जब एल्फा कार्बन पे NH2 समूह जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एल्फा अमीनो अम्ल। एक पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि एल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है। दूसरा, जितने भी अमीनो अम्ल है वो एल अमीनो अम्ल है। एल अमीनो अम्ल, एल अमीनो अम्ल। हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, तो जो ग्लूकोज का विन्यास था वो डी था। तो ये दो शब्द याद करना, एक तो डी और एक एल। क्या लिखा है? डी और एल। ये इसके विन्यास को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इनके विन्यास को रिप्रेजेंट करते हुए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिससे अमीनो अम्ल की H2N, H2N, यहां पर आपको क्या आता है? C, ठीक है, ऊपर जोड़ दिया मैंने R, नीचे जोड़ दिया H और इधर कर दिया COOH। ये एक सिंपल सा अमीनो अम्ल हो गया। इसका दूसरा रूप इधर बनाते हैं HOOC R NH2 और यहाँ जोड़ दिया मैंने H। क्लियर है? अब सुनना, अगर आप इसकी ये फिशर स्ट्रक्चर है, कौन सी है? फिशर संरचना है। तो यदि इस फिशर स्ट्रक्चर में जो NH2 समूह हो वो किधर हो? बाईं ओर हो। किधर हो? बाईं ओर। तब तो इनके नाम के लिए क्या लगाते हैं? एल अमीनो अम्ल। और यदि क्या बात करें? डी अमीनो अम्ल। क्या लिखा है? डी अमीनो अम्ल। यदि ये NH2 समूह किधर हो? दाईं ओर हो। NH2 समूह क्या हो? दाईं ओर। तो ये कौन सा अमीनो अम्ल होगा? डी अमीनो अम्ल। तो अपने जो सिलेबस में ये जो अधिकांश अमीनो अम्ल होते हैं वो कौन से होते हैं? एल अमीनो अम्ल होंगे। कौन से होते हैं? एल अमीनो अम्ल। और एल अमीनो अम्ल का मतलब NH2 समूह किधर होगा? इधर बाईं ओर होता है। ये दो शब्द टर्म्स काम में आ रहे थे। एक तो था एल्फा अमीनो अम्ल। तो इसका संबंध तो सीधी सी बात है कि कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को बोलेंगे एल्फा कार्बन। यदि एल्फा कार्बन पे NH2 समूह जुड़ा है तब तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? एल्फा अमीनो अम्ल। ये अलग है। अब बात करते हैं विन्यास से रिलेटेड। एक होता है एल अमीनो अम्ल और दूसरा होता है डी अमीनो अम्ल। तो अधिकांश जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कौन से होते हैं? एल अमीनो अम्ल। अर्थात उनमें NH2 समूह किधर होता है? बाईं ओर होता है। इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि आप सभी ने पढ़ा कि अगर कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग हो तो उस कार्बन को हम बोलते हैं असमित कार्बन या किरिल कार्बन, हम उसके लिए बोल सकते हैं। तो जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सब प्रकाशक सक्रिय होते हैं, तब ध्रुवण गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं, ग्लाइसिन नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पुटअप होता है, उसकी बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बात करें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो जो टॉपिक अपना बता रहा था कि एग्जाम्पल समझते हैं, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल और एक एलानिन अमीनो अम्ल की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि H2N CH, इस R को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पर बना दिया COOH। अब देखो ये तो नॉर्मल अमीनो अम्ल हो गया। इस अमीनो अम्ल को अगर मैं यहाँ उठा के इस पे क्या जोड़ दिया? H, इस कार्बन से जुड़ा हुआ H, तो
नॉर्मली हो जाएगा NH2CH2 COOH। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है? आपकी ग्लाइसिन की। किसकी होती है? ग्लाइसिन की। अगर मुझे एलानीन अमीनो अम्ल बनाना है तो सीधी बात है कि जो R था उसके स्थान पे क्या जोड़ दो? CH3। तो इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं H2N CH3 COOH और यहाँ पे H। ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? एलानीन की। अब सुना, जब कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग होते हैं, जब कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग होते हैं तो उसको चाहे तो आप स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। उस कार्बन को हम असमित कार्बन क्या बोलते हैं? असमित कार्बन, या क्या बोलते हैं उसको? किरेल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? किरेल कार्बन। तो जिन यौगिकों में असमित कार्बन या किरेल कार्बन का गुण पाया जाता है वो यौगिक क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। और प्रकाशिक सक्रिय होने का मतलब वो ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित। समझना स्ट्रक्चर को। अब मैंने एलानीन की स्ट्रक्चर बनाई है, कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग है, अर्थात वो कार्बन क्या कहलाएगा? असमित कार्बन या किरेल कार्बन। जिन यौगिकों में असमित कार्बन या किरेल कार्बन पाया जाता है वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ध्रुवण गुणकता होते हैं। अब यहाँ पर आप ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो इस कार्बन से दो समूह H और H समान है, तो इसका मतलब इसमें असमित कार्बन या किरेल कार्बन नहीं है, अर्थात ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। तो जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ के, किसको? ग्लाइसिन को छोड़ के शेष अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय अर्थात ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं। तो इस लाइन को आप यहाँ से इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना कि ग्लाइसिन के अतिरिक्त, ग्लाइसिन के अतिरिक्त शेष अमीनो अम्ल में असमित कार्बन उपस्थित होने के कारण ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। किसको? ग्लाइसिन को छोड़ के। इसका मतलब यहाँ पर आपको याद क्या करना है? ग्लाइसिन कैसा कंपाउंड है? प्रकाशिक असक्रिय कंपाउंड। बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो ग्लाइसिन है वो कैसा कंपाउंड है? प्रकाशिक असक्रिय होता है। बिल्कुल यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट आता है कि जब दो अमीनो अम्ल आपस में जोड़ेंगे तो उनमें एक बंध बनता है और उस बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। क्या कहेंगे? पेप्टाइड बंध। तो प्रश्न यहीं से बनेगा, पेप्टाइड बंध क्या होता है? तो सिंपल सी लैंग्वेज में लिखें, जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह है, जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह है तथा दूसरे अमीनो अम्ल के एमिनो समूह के साथ संघनन का मतलब जुना, संघनन करने से जल का अणु बाहर निकलता, संघनन करने से जल का अणु बाहर निकलता है तथा उनमें बंध का निर्माण होता है। इस बंध को क्या लिखा है? इस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। इस बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जहां एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम्पल समझते पहले क्या किया कि
पेप्टाइड बनता तो सीधी बात है, 2 अमीनो अम्ल जोड़ेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं ग्लाइसिन और एक लेता हूँ एलानिन। तो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर क्या थी, H2N CH2 COOH हो गया। अब इसको थोड़ा मैं इजीली बना लें जिससे हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो इसको आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि C+OH, एक ही बात है। दूसरा अमीनो अम्ल मैं ले लूँ यहाँ पे, ये तो होगा ग्लाइसिन, दूसरा एलानिन, तो H2N CH CH3 C+OH ले लिया। अब क्या होगा कि इसका नाम तो क्या है, ग्लाइसिन, और इसका नाम क्या है, एलानिन। क्या है, एलानिन। तो नजर नहीं आया तो थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, एलानिन। अब क्या होगा कि यहां से OH और यहां से H दोनों जोड़ेंगे तो जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इन दोनों के मध्य जो बंध बनता है उस बंध को क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। तो जब भी पेप्टाइड बंध का निर्माण होगा तो एक अमीनो अम्ल का क्या भाग लेगा, कार्बोक्सिलिक समूह है, दूसरा अमीनो अम्ल का NH2 समूह भाग लेता है, और दोनों के मिलने से जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। और जब भी पेप्टाइड बंध बनता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी मैं समझा दूं, C+ONH। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, पेप्टाइड बंध की। जब 2 अमीनो अम्ल आपस में मिलेंगे तो इस प्रकार की संरचना का उनके बीच में निर्माण होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। या जगह नहीं है तो हम इसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो इसको मिटा के फिर हम आगे बात करते हो। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, इसके स्क्रीनशॉट के बाद आगे बात करें कि इसको मैं वापस से समझाऊंगा कि पेप्टाइड से रिलेटेड काफ़ी 1-2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। अब देखो यहाँ पे इसको मैं वापस से पेप्टाइड बंध को समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। एक तो होता है पेप्टाइड बंध और एक शब्द होता है डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड या टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर अमीनो अम्ल का कि ग्लाइसिन, अभी हमने बात की थी, तो ग्लाइसिन की नॉर्मली स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, H2N CH2 C+OOH। ये तो आपने क्या बना दिया, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल। अब इसकी क्रिया मैंने करवा दी दूसरे अमीनो अम्ल जैसे एलानिन, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, H2N CH CH3 C+OH, दोनों के मध्य होगा। अब देखो क्या होगा कि एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह है, दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 समूह है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर चला गया। तो बाहर चला गया तो सीधी सी बात है कि जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब जल का अणु बाहर निकल के बाद शेष स्ट्रक्चर क्या बची, H2N CH2 C+ON, देखो C+O फिर NH, N और H ऐसे रख दिया, फिर CH। अभी आपकी इच्छा है इसको CH3 को चाहे ऊपर दर्शा दो, यहाँ C+OH के लिए समझना। अब सबसे पहली बात है कि इस अमीनो अम्ल का क्या नाम था आपके, ग्लाइसिन, और इस अमीनो अम्ल का क्या नाम था, एलानिन। ग्लाइसिन और एलानिन अमीनो अम्ल दोनों के निकलने से क्या बाहर गया, जल का अणु बाहर निकल गया। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये जो संरचना बनी है CONH, इस बंध को हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। क्या कहा जाता है इस बंध को, इस बंध को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बंध। लेकिन ये जो उत्पाद बना है उस उत्पाद को बोलते हैं डाईपेप्टाइड। कहीं आपसे पूछे जाए कि डाईपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं तो आंसर एक होगा। डाईपेप्टाइड का मतलब जब 2 अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं, जब 2 अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड। लेकिन बंध कितना होगा, एक, अर्थात ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी आपकी, डाईपेप्टाइड, ये पूरी स्ट्रक्चर। और इस उत्पाद का अगर हम नाम लिखना चाहें तो इसका नाम लिखा जाता है ग्लाइसिल एलानिन। अभी ग्लाइसिन एनालिन एक क्या है, डाईपेप्टाइड। अब सुनना इसका मतलब क्या होता है कि जब 2 अमीनो अम्ल जब कितने 2 अमीनो अम्ल आपस में जोड़ेंगे तो बंध तो एक ही बनेगा, तो उस बंध का तो क्या नाम हो गया आपका, पेप्टाइड बंध। क्या नाम हो गया, पेप्टाइड बंध। लेकिन दोनों अमीनो अम्ल के मिलने से जो संरचना प्राप्त हुई है वो क्या कहलाएगी, डाईपेप्टाइड। तो डाईपेप्टाइड का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से होता है, 2 से, इस कारण से इसका नाम दिया गया डाईपेप्टाइड।
ये जो डाइपेप्टाइड, ये उत्पाद प्राप्त हुआ उसको हमने क्या बोला, डाइपेप्टाइड। तो प्रश्न आता है कि डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर कितना होगा, 1। लेकिन उसमें अमीनो अम्ल कितने होंगे, तो 2। समझा दिया है, बिल्कुल क्लियर। अगर यहां से आपसे ये पूछ लिया जाए इसी से रिलेटेड कि यहां मैंने लिख दिया ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, तो बड़ा सीधी सी बात है कि ट्राईपेप्टाइड का मतलब कितने हो गए, 3 अमीनो अम्ल मिलेंगे। तो 3 अमीनो अम्ल मिलने का मतलब बंध कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजीली मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद अब देखो कुछ चीज़ें और बात है कि जब 10 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो उस श्रृंखला को, संख्या काफ़ी हो गई तो नाम क्या लगा देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। जब 10 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो बनने वाली संरचना को क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। जब किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 से अधिक अमीनो अम्ल हो और उनका आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक हो तो उस संरचना को हम कहेंगे प्रोटीन। क्या कहेंगे, प्रोटीन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि सिंपल सी लैंग्वेज में 2 एक बातें इनकी लिख लेते हैं कि ये अब बात क्या लिखेंगे इसके लिए कि जब 10 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में सहयोग करते हैं, जब 10 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में सहयोग करते हैं तो प्राप्त उत्पाद को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो प्राप्त उत्पाद को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और जब पॉलीपेप्टाइड में कितने हो, 100 से अधिक, कि एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल हो तथा उनका आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक हो, तथा उनका आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक हो तो उस संरचना को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। उस संरचना को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। अब एक बात है, जैसे इंसुलिन हार्मोन का आपने नाम सुना है, तो इंसुलिन हार्मोन भी प्रोटीन ही है, लेकिन उसके अंदर अमीनो अम्ल की संख्या केवल 51 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन हार्मोन में कुल अमीनो अम्ल कितने होते हैं, तो 51। तो यहाँ लिख देता हूँ कि इंसुलिन, नाम सुना होगा डायबिटीज, मधुमेह रोग, तो डायबिटीज या मधुमेह रोग कौन से हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। तो इंसुलिन हार्मोन में 51 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि बुक में दिया हुआ है कि इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 51। एक क्वेश्चन आपके लिए, हीमोग्लोबिन, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, किसी कारण हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही होता है, गोलिकाकार। तो हीमोग्लोबिन में कुल अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो जल्दी से कमेंट से बता दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट्स बताने से मुझे ये आइडिया लग जाता है कि आप यहाँ तक इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक आपने पढ़ा है। तो हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, नहीं तो लास्ट में जहाँ ये वीडियो कंप्लीट होगा उसके लास्ट में मैं बता दूंगा। तो सिंपल सी बात है कि इंसुलिन हार्मोन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 51। तो एक मिनट को अब इसकी बात करें तो एक तो आपसे पूछ लिया जाए कि पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, कि जब 10 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में सहयोग करते हैं तो जो श्रृंखला बनेगी उस श्रृंखला को आप क्या बोलोगे, पॉलीपेप्टाइड। और जब पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो अम्ल हो, 100 या उससे अधिक, और उनका आणविक द्रव्यमान कितना हो, 10,000 से अधिक होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं। और जो इंसुलिन होता है उसमें कुल अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 51, बहुत कम होते हैं। इंसुलिन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 51, बिल्कुल एज इट इज माइंड में फिक्स याद कर लेना। तो ये तो था प्रोटीन के बारे में नॉर्मल जानकारी, अमीनो अम्ल के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो पहला पॉइंट तो आएगा, प्रोटीन को
आणविक आकृति के आधार पर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन। तो यहाँ पर अंतर वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि प्रोटीन की संरचना, कि प्रोटीन की जो संरचना वो 4 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक प्रोटीन की संरचना। ये इतना प्रोटीन, फिर आता प्रोटीन का विकृतीकरण। इसके बाद आपका एंजाइम या विटामिन स्टार्ट होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन की संरचना के बारे में बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन का फर्स्ट वर्गीकरण दिया गया है आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। क्या लिखा है? आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सीधा हम अंतर वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, एक तो होता है रेशेदार प्रोटीन, दूसरा होता है गोलिकाकार प्रोटीन। तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ बात करें तो एक तो हो जाता है आपका रेशेदार प्रोटीन, दूसरा गोलिकाकार प्रोटीन। एक तो हो गया रेशेदार प्रोटीन, दूसरा हो गया गोलिकाकार प्रोटीन। अब देखो सीधी सी बात है कि प्रोटीन का निर्माण जब भी होगा तो किससे होगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से होता है। तो जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समांतर होगी रेशे के समान, तब तो रेशेदार प्रोटीन, और जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी? गोलिकाकार प्रोटीन। पहला तो ये। दूसरी बात, जो रेशेदार प्रोटीन होता है वो जल में अविलेय होता है और गोलिकाकार प्रोटीन जल में विलेय होता है। रेशेदार प्रोटीन की बात करें तो जैसे आपका केराटिन है, मायोसिन है, वो किसका एग्जाम्पल है? रेशेदार का। और गोलिकाकार की बात करें तो इंसुलिन है, एल्ब्यूमिन है, वो गोलिकाकार का। तो इसमें लिख सकते हो कि रेशेदार प्रोटीन है, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती है। रेशेदार प्रोटीन में क्या होता है? इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती है जिनके मध्य हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड बंध होता है। तो रेशेदार प्रोटीन के लिए आपने लिखा कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समांतर होती है और इनके मध्य क्या होता है? हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बंध होते हैं। और गोलिकाकार प्रोटीन में क्या होगा? इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होकर, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होकर गोलिकाकृति, मतलब गोलिकाकृति बना लेती है। बिल्कुल कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद जो रेशेदार प्रोटीन होता है यह जल में अविलेय होता है, और इसकी बात करें गोलिकाकार प्रोटीन की तो ये जल में विलेय होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया केराटिन, मायोसिन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हो आप एग्जाम्पल के रूप में इंसुलिन, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। और देखना जितने भी आपने एक एंजाइम, इसके जस्ट बाद एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे एंजाइम, सब के सब एंजाइम भी गोलिकाकार प्रोटीन ही होते हैं एंजाइम। अब देखो हमें याद क्या करना, वो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है आणविक आकृति के आधार पर, किसके? आणविक
आकृति के आधार पे हमने प्रोटीन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा क्या लिखा? रेशेदार प्रोटीन। पहला क्या लिखा है? रेशेदार प्रोटीन। और दूसरा गोलिकाकार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन में आकृति रेशे के समान होती है, तो सीधी बात है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती है जिनके मध्य हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या हो जाती है? कुंडलित होती है। जो रेशेदार प्रोटीन है वो जल में क्या होता है? अविलय होता है, और गोलिकाकार प्रोटीन जल में विलय होता है। अब रेशेदार प्रोटीन का एग्जांपल क्या था? केराटिन। अब केराटिन किसमें होता है? जैसे बाल है, ऊन है, इनके अंदर केराटिन पाया जाता है। मायोसिन किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में। ठीक है, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन और एंजाइम, ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एक क्वेश्चन याद कर लेना, अभी मैं एंजाइम जस्ट आगे हम बात करेंगे। सभी एंजाइम होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रोटीन के। एंजाइम है वो सब के सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो एक आंसर वाला क्वेश्चन हो या छोटे क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो आप इसको इजीली बता सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना, अब देखो आगे बात करें हम। प्रोटीन की संरचना क्या लिखा है? प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना यह 4 प्रकार की है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। नंबर 2 प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। नंबर 3 प्रोटीन की तृतीयक संरचना। और नंबर 4 प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। अब देखो, नॉर्मली वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का मतलब क्या है। आप सभी जानते हो कि प्रोटीन का जो निर्माण है वो किससे होगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है उसका निर्माण किससे होगा? अमीनो एसिड से। किससे होगा? अमीनो एसिड से। तो प्रत्येक प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का एक निश्चित क्रम होता है। इसी क्रम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अगर इन अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक भी अमीनो अम्ल के क्रम में चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन ही चेंज हो जाता है। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का मतलब सीधा सा आपको याद एक ही लाइन याद रखनी है कि प्रोटीन की प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का एक विशिष्ट क्रम होता है। अमीनो अम्ल का एक विशिष्ट क्रम होता है। इसी विशिष्ट क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। अब एक सीधी सी बात है, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा इंसुलिन। इंसुलिन में अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 51। तो इन 51 अमीनो अम्ल का जोड़ने का क्रम फिक्स होता है, ये नहीं कि ये आगे जुड़ जाए पीछे। जो इनका एक निश्चित क्रम है उसी क्रम के अकॉर्डिंग ये जोड़ते हैं। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से हमें ये पता चलता है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का क्या क्रम है। अब बात करते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना अणु की आकृति के बारे में बताती है। और प्रोटीन की द्वितीयक संरचना ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका अल्फा हेलिक्स संरचना, दूसरा बीटा प्लीटेड संरचना।
हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दो प्रकार की होगी, अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा प्लीटेड संरचना। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि बेटा जो प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो इस प्रकार से कुंडलित हो जाती है, इस प्रकार से कुंडलित होगी, और एक कुंडलन में जो यहाँ NH समूह होता है वो दूसरे वाले CO समूह के साथ हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ? हाइड्रोजन बंध। मतलब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दो प्रकार से याद करनी, एक तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड संरचना। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो कुंडलित हो जाती है, और यहाँ पर एक में जो NH होता है वो दूसरे वाले CO के साथ हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा होता है। अब होता है प्लीटेड संरचना। प्लीटेड संरचना का मतलब होता है कि इसमें प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होगी वो एक सीट के समान हो जाती है। किसके समान है? सीट के समान। तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड संरचना है, इसका एक डायग्राम है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, उसको आप देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि अल्फा हेलिक्स संरचना कौन सी होगी और बीटा प्लीटेड संरचना इसकी कौन सी होगी। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या होता है कि प्रोटीन की जब द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन आ जाए और अधिक घुमाव आ जाए तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनती है, और प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से ही प्रोटीन की आकृति या तो रेशेदार होगी या गोलिकाकार होती है। तो सिंपल से लैंग्वेज में लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में क्या लिखा है? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन से, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन से द्वितीयक संरचना बनती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन से किसका निर्माण होता है? द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है। एक विशेष द्वितीयक संरचना में ही प्रोटीन की आकृति रेशेदार या आणविक वो गोलिकाकार होती है। तो इसी संरचना में प्रोटीन की आकृति, इसी संरचना में प्रोटीन की आकृति रेशेदार या गोलिकाकार होती है। अब आ जाए प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। चतुर्थ में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, जिनको बोलते हैं उप इकाई। ये उप इकाई दिग स्थान में कैसे नजर आता है वो कहलाती है प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। तो लिख सकते हैं कि कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक, कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड, कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जिन्हें उप इकाई कहते हैं। ये उप इकाई, ऐसे करो, इन उप इकाई की दिग स्थान व्यवस्था, दिग स्थान व्यवस्था चतुर्थ संरचना कहलाती है। चतुर्थ संरचना का मतलब केवल प्रोटीन की संरचना को हम किससे रिप्रेजेंट करें, केवल उससे लेन देना है। अब एक बात सुन लेना, मेन इंपॉर्टेंट हम इन तीन की बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्रोटीन की द्वितीय या तृतीयक संरचना में कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन प्राथमिक संरचना में कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही प्राथमिक संरचना में अगर जरा सा भी चेंज हो गया, एक भी अमीनो अम्ल के क्रम में चेंज हो गया, तो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। एक और बात, प्रश्न आता है कि प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना के स्थायित्व के लिए कौन से बंध जिम्मेदार होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध, सल्फाइड बंध, वान डेर वाल्स बंध और स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना को स्थायित्व प्रदान होता है, जो स्थायित्व करते हैं। और फिर से बात क्लियर कर लेना कि प्राथमिक संरचना में कभी चेंज नहीं हो सकता, द्वितीयक और तृतीयक संरचना में हो सकता है कि हाइड्रोजन बंध टूटने से इनकी संरचना चेंज हो जाए।
तो ये शॉर्ट में मैंने एक तरीका से बताया था आपको प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना का मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से होता है, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से। 4 प्रकार की है, चारों मैंने लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब जो आगे बात कर रहे हैं तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना का स्थायित्व किसके कारण है। तो एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक, प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाओं में हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वान डर वाल्स बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है, जो इन संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करता है। अब यहाँ से इतना पढ़ने का मतलब ये था कि यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना का स्थायित्व कौन से बंध के कारण होता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक तो उनमें कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। दूसरा उनमें डाइसल्फाइड बंध, वान डर वाल्स बल और स्थिर विद्युत आकर्षण बल। अब यहाँ से एक टॉपिक हम थोड़ा सा लेते हैं कि प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि अंडे को हम गर्म करते हैं तो अंडे में जो सफ़ेदी होती है उसका स्कंदन हो जाता है। तो प्रोटीन को जब गर्म करते हैं तो प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं होती है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन प्राथमिक संरचना नष्ट नहीं होती, जिससे प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता होती है वो समाप्त हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। लेकिन लैंग्वेज में हम लिखेंगे इसको समझने के हिसाब से, जब प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करते, जैसे प्रोटीन की पीएच में परिवर्तन कर दिया या प्रोटीन को गर्म कर दिया, तो जब प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो प्रोटीन की संरचना में उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अकुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। एक बात रखना बेटा, प्रोटीन के विकृतीकरण में उसकी केवल द्वितीयक और तृतीयक संरचना नष्ट होती है, प्राथमिक संरचना कभी भी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि प्राथमिक संरचना में कुछ चेंज होने का मतलब प्रोटीन ही चेंज हो जाता है। तो लिख दो यहाँ पे एक लाइन, ये इंपॉर्टेंट, प्रोटीन के विकृतीकरण में प्रोटीन की
द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाएं प्रोटीन के विकृतीकरण में प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती है, लेकिन प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चीज़ क्या होती है? प्रोटीन का विकृतीकरण। एग्जाम्पल, अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी का स्कंदन होना, ये प्रोटीन की विकृतीकरण का ही एक उदाहरण है। तो हमने स्टार्ट क्या कि प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना का स्थायित्व कौन देता है? हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वान डर वाल्स बल और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्लियर था? इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक था प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। तो सीधी बात है कि जब प्रोटीन को हम गर्म करेंगे, अर्थात प्रोटीन में किसी प्रकार से आप भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करोगे, तो प्रोटीन की संरचनाओं में जो हाइड्रोजन बंध है वो टूट जाता है, जिससे प्रोटीन श्रृंखलाएं क्या होती है? अकुंडलित हो जाती है। और सबसे विशेष बात, प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। इसे बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। लेकिन याद जो क्वेश्चन अपना बनता है वो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाएं क्या होती है? नष्ट होगी, लेकिन प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है। उदाहरण, अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी का स्कंदन होना। इसके बाद ये तो था आपका प्रोटीन समाप्त। प्रोटीन समाप्त होने के बाद अब आपका आता है एंजाइम। एंजाइम के लिए तो एक ही बात याद करनी है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे बात करें। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं, एंजाइम। क्या लिखा है? एंजाइम। तो पर्सन अगर अपनी एग्जाम में बनेगा तो इतना सही महत्वपूर्ण बात है कि एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। सीधी बात है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, आप उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। लेकिन अपने शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए जो उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे एंजाइम कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि जैव रासायनिक, शरीर में जो विक्रियाएं होंगी उसको जैव रासायनिक बोल सकते हैं। तो जैव रासायनिक, क्या लिखा है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन को एंजाइम या जैव प्रेरक कहते हैं। ये बात की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अपनी यहाँ पे कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन को आप एंजाइम या जैव उत्प्रेरक कहते हैं। सभी एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन के बने होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? गोलिकाकार प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, C12H22O11, इसका नाम क्या है? माल्टोज। तो अगर मैंने यहाँ पर माल्टेज एंजाइम का यूज करता हूँ तो माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? इसको C6H12O6 दो अणु किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको ग्लूकोज में। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम? माल्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा
एंजाइम क्या करता है कि जो सक्रिय ऊर्जा होती है उसके मान में कमी ला देता है, सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी ला देता है, जिससे अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो इससे ज़्यादा हम इस एंजाइम के बारे में अपने सिलेबस में नहीं है ना हम बात करने वाले हैं। इतना सा पता होना चाहिए कि जो सबसे मेन पॉइंट जो मैंने कहा कि एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। एंजाइम को हम क्या बोल सकते हैं, जैव उत्प्रेरक। और ये जैव उत्प्रेरक किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, और विशेषकर याद करोगे तो गोलिकाकार प्रोटीन के बने होते हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो काफ़ी अच्छा है, विटामिन। सब जानते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और एफ, के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे जो अपनी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, विटामिन के बारे में। ये 2 लाइनें इसका नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आता है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, विटामिन। अब देखो यहाँ से समझें कि विटामिन आपका जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। विटामिन शरीर को कोई एनर्जी प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर के हेल्थ के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। और अगर विटामिन, किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो वो किसी न किसी रोग के रूप में प्रकट होती है। तो ये तो थी विटामिन की। तो विटामिन क्या होते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। अब अपना जो मेन क्वेश्चन बनता है वो आता है विटामिन का वर्गीकरण। तो विटामिन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम बात करें जो हमें पढ़ना है विटामिन को, एक तो हम बात करते हैं जल में विलेय विटामिन, जल में विलेय विटामिन, जल में विलेय विटामिन। और दूसरे विटामिन की बात करें तो हम लिखेंगे वसा में विलेय विटामिन। क्या लिखा है, विटामिन की बात करें तो जल में विलेय विटामिन, दूसरा हो गया वसा में विलेय विटामिन। अब देखो विटामिन के लिए आपने सब ABCD तो आपने सभी से की है, ABCDE, ई के बाद क्या आएगा, के। तो इन विटामिन की हम बात करते हैं। और बी के अंदर काफ़ी है, हम यहाँ केवल इतना ही बात करेंगे जो अपनी NCERT बुक में दे रखा है, क्योंकि विटामिन वाला टॉपिक इतना लंबा है कि इसको आप जितना लंबा खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। लेकिन केवल मैं उन्हीं पॉइंट की बात करूँगा जो अपनी NCERT बुक की केमिस्ट्री में लिखी हुई है। अब विटामिन बी है, बी को भी हम कुछ अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आपकी बुक में दे रखा है B1, B2, B6, B12। तो इतने विटामिन आपके दे रखे, विटामिन ABCDE के। ई विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें विटामिन हम B1, B2, B6 और B12 पढ़ेंगे। अब आप काफ़ी बच्चे दिवाएंगे B3 भी होता है, B4 भी होता है, B5 मिल जाएगा, B9 भी मिल जाएगा, लेकिन बुक में इतने तो हम केवल इतनी ही बात करने वाले। अब देखो वसा में विलेय विटामिन की बात करें तो आप सभी ने जानते हो कि आपका विटामिन बी तथा सी, किसकी बात करें हम, विटामिन बी तथा सी। विटामिन जल में विलेय विटामिन की बात करें तो जल में विलेय विटामिन कौन सा, विटामिन बी तथा विटामिन सी। किस में विलेय होता है, जल में। शेष बच गए वो वसा में। तो वसा में विलेय विटामिन कौन से हो जाएंगे, ADE के। ये विटामिन किस में विलेय होते हैं, वसा में। तो एक क्वेश्चन तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, तो सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि जल में विलेय विटामिन कौन सा होता है। तो विटामिन बी और सी किस में विलेय होंगे, जल में। विटामिन ADE और के किस में विलेय होते हैं, वसा में। एकदम ना, विटामिन की अगर जब हम बात करें तो विटामिन में जो विटामिन B12 होता है वो जल में विलेय नहीं होता है। बी का मतलब किसकी बात करते हैं हम, बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स में किसको छोड़ के, B12 को छोड़ के बाकी जितने भी विटामिन है वो बी और सी किस में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि विटामिन बी और सी को भोजन के साथ ज़्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल में विलेय होने के कारण इनका शरीर में संचय नहीं होता और मूत्र के द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लाइन बिल्कुल क्लियर कर लेना कि विटामिन बी तथा सी
का शरीर में संचय नहीं होता है, क्योंकि जल में विलय होने के कारण मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अतः इन्हें बार बार भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। और क्लियर कहते हो विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। तो पर्सन खासकर बी की तुलना में ज़्यादा क्वेश्चन आता है विटामिन सी का संचय शरीर में नहीं होता, क्योंकि ये जल में विलय होता है और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर होगी बात। अब एक बात, विटामिन ए, डी, ई और के, इनके नाम, इनसे कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे। ये चारों विटामिन किसमें विलय होते हैं? वसा में। तो वसा में विलय होने का मतलब ये विटामिन कहाँ? यकृत तथा एडिपोज, वसा बोलते हैं, एडिपोज ऊतक में संग्रहित होते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। एक विटामिन और आता है, विटामिन एच, नाम सुना होता आपने, विटामिन एच। विटामिन एच को रासायनिक भाषा में हम बोलते हैं बायोटिन। क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम क्या है इसका? बायोटिन। विटामिन एच, बायोटिन। ये विटामिन ना तो जल में विलय ना वसा में विलय। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो विटामिन एच या बायोटिन जल तथा वसा दोनों में क्या होता है? अविलय होता है। प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो, जरूरी नहीं अपनी केमिस्ट्री किसी भी कंपटीशन क्लास में नॉर्मली पूछ सकते हैं कि विटामिन एच या बायोटिन जो जल और वसा दोनों में विलय नहीं होता। और सबसे विशेष बात है, इसी विटामिन की कमी से, किसकी? विटामिन एच की कमी से बालों का गिरना, बालों का गिरना या बालों का झड़ना कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो याद कर लेना कौन सा विटामिन, विटामिन एच या बायोटिन। तो आधे अपने सिर के हाथ लगा लिए होंगे, अपने बाल तो कहीं कम नहीं होंगे। तो बेटा ये तो सीधी बात है, जितने विटामिन है वो हरी ग्रीन वेजिटेबल्स जिनकी हम बात करते हैं, दूध होता है, इनके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? तो ये छोटी सी बातें थी। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अब प्रत्येक विटामिन का एक तो हमें रासायनिक नाम पता होना चाहिए और उस विटामिन से होने वाले रोग, मतलब उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। अब देखो हम बात करें प्रत्येक विटामिन, तो इन विटामिन का रासायनिक नाम पता होना चाहिए और इनकी कमी से होने वाले रोग बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको कि पहले एक बार लिख लेते हैं इनको। क्या लिखा है हमने? विटामिन ए, बी, सी, डी, इनकी बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन, अब जो बी में बी कॉम्प्लेक्स होगा तो B1, B2, B6, B12, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन डी, विटामिन ई और के। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने सबने क्या लिखा? विटामिन है। अब पहली बात तो इनका हमें क्या होना चाहिए? रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। पढ़ा होगा आपने। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमीन। B2 को राइबो फ्लेविन। B6 को पायरिडॉक्सिन या पीरिडॉक्सिन भी बोल देते हैं। विटामिन B12 पढ़ा था हमने किसी न किसी चैप्टर में कि कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाई जाती है? तो B12, तो साइनो कोबालामीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल।
विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, विटामिन ई, टेकोफेरोल, और विटामिन के, फिलोक्विनोन। क्या लिखा है? फिलोक्विनोन। अब हम बात करें कि सबसे पहले ये जो विटामिनों के मैंने नाम लिखे वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद होने चाहिए। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन या पायरोडोक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टेकोफेरोल, विटामिन के फिलोक्विनोन। अब देखो इनकी कमी से होने वाले रोग की बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हो विटामिन ए आंखों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उस रोग को आप क्या बोलते हो? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। तो ये कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। विटामिन B1 या बी बोल दें तो आप बोलते हो बेरी बेरी रोग। इसमें याद कर लेना कि इस विटामिन B1 की कमी से भूख भी कम लगती है और जो व्यक्ति का जो विकास होता है वो रुक जाता है। तो यार शॉर्ट में लिख देता हूँ, भूख कम लगना और वृद्धि में मंदता, मतलब वृद्धि रुक जाती है। विशेष बात याद करनी है। फिर विटामिन B2 किलोसिस। क्या लिखा है? किलोसिस। किलोसिस का मतलब क्या होता है कि सर्दियों में जो होंठ फटते हैं तो वो विटामिन B2 की कमी से होते हैं, या ये जो किनारे होते हैं गालों के यहाँ से फटे तो इसका मतलब विटामिन B2 क्या बोलते हैं इसको? किलोसिस है। फिर पायरिडोक्सिन के लिए एक विशेष अपने बुक में दिया है मरोड़ पढ़ना, बुक के अंदर है, उसका क्वेश्चन बताया विटामिन B12। देखो विटामिन B12 सीधी सी बात है ये एनीमिया से रिलेटेड रोग होता है। तो इसकी कमी से एक रोग होता है प्रेसिनियस एनीमिया। विटामिन C इसकी कमी से आप सब जानते हो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़े से खून आने लगते हैं, मसूड़े से खून आना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ये हड्डियों संबंधी रोग है। अब विटामिन ई टेकोफेरोल, अगर विटामिन ई की प्रचुर मात्रा तो ये जनन क्षमता से रिलेटेड होता है, लेकिन आपकी बुक में दे रखा है आरबीसी में भूरापन। जो आरबीसी होती है रेड कलर की होती है, वो अगर आरबीसी में क्या आ जाए? भूरापन आ जाए तो इसका मतलब कौन सी विटामिन की कमी से है? विटामिन ई की कमी से। और मांसपेशियों में कमजोरी, तो ये याद कर लेना कि आरबीसी का भूरापन होना, और एक लाइन याद करो मांसपेशियों में कमजोरी। अब बात करते हैं विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो चोट लगने के बाद खून रुकेगा नहीं, बेहतर रहेगा तो रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का न बनना। देखना ये सब हमने इनकी कमी से होने वाले रोग लिखे हैं। और यहाँ दो बातें और इंपॉर्टेंट कर लेना, बाकी तो आप सब जानते हो। विटामिन डी, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश। सर्दियों में आपने देखा है धूप में खड़े रहते हैं तो बहुत बार कोई बोल देता है विटामिन डी ले रहा है क्या? तो सूर्य के प्रकाश से, कहाँ से लिखना चाहो तो कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। और जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, रसदार खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल, इनमें क्या होता है? आपका विटामिन सी होता है। देखना अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज में विटामिन क्या होता है? आपका ई होता है। तो ये कुछ विशेष बातें मैंने यहाँ लिखी है विटामिन के बारे में इस अपनी एक वन शॉट क्लास के अंदर, कि ये इनके हमें नाम पता होने चाहिए और इनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो सब मैंने यहाँ साइड में बता दिए हैं विशेष। अब ऐसे वैसे विटामिन के किसमें कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो अर्थात रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें विटामिन के बारे में। केवल अब इतना था। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में हम दो महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं, डीएनए और आरएनए। इनकी संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें।
अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल। आप सभी ने क्रोमोसोम का नाम सुना होगा। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं कि प्रोटीन प्लस जैव अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, न्यूक्लिक अम्ल। तो अब हम बात करें कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो प्रकार के होते हैं और ये दोनों नाम आपने बहुत इजीली सुने, डीएनए और आरएनए। हम केवल यहाँ इतनी बात करने वाले हैं कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है। तो क्या लिखा मैंने, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अब दोनों में अंतर और अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है कि न्यूक्लिक अम्ल में एक तो आप लिखते हो डीएनए, दूसरा आप लिखते हो आरएनए। तो यहाँ बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होगा आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब यहाँ से दो बातें बात करें कि डीएनए या आरएनए होता है, ये तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहले हम डीएनए की बात करें कि डीएनए और आरएनए में काफ़ी कम अंतर होता है। तो पहली बात तो क्लियर कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए है वो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। नंबर एक बीटा D2 डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। अब सुना, आपने ये तो सबने पढ़ा कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। मैंने पूरा नाम बता दिया, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो ये तो आपने सभी जानते हो कि डीएनए में जो शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज, लेकिन पूरा नाम एग्जैक्ट नाम होता है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। इसके अलावा क्या होता है, फॉस्फेट समूह अर्थात फॉस्फोरिक अम्ल। और तीसरा इसमें रूप होता है आपके नाइट्रोजनी क्षारक। क्या किसकी बात करें, नाइट्रोजनी क्षारक। अब ये नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्यूरीन और एक होता है पिरामिडीन, ये पिरिमिडीन बोल देते हैं। तो एक तो हो गया प्यूरीन और दूसरा हम क्या बोल देंगे, पिरिमिडीन। अब जो नाइट्रोजन क्षारक कुल 4 होंगे, तो 2 प्यूरीन में आते हैं और 2 पिरिमिडीन में। प्यूरीन में जो आते हैं उनको हम लिखें तो एक तो गया आपके एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन की बात करें तो इसके अंदर भी 2 आएंगे, एक तो आप होगा आपका साइटोसिन और एक होता है आपका थाइमिन। क्या होता है, थाइमिन। अब यहाँ से हम जो इम्पोर्टेंट बात करें कि एडेनिन है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का पूरा नाम क्या हुआ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, एक तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा, एक फॉस्फेट समूह है और नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक 4 प्रकार के होते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में होता है आपका एडेनिन और ग्वानिन और पिरिमिडीन में होता है साइटोसिन और थाइमिन। अब देखो डीएनए और आरएनए में जब अंतर की बात करते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है कि इसमें भी ये 3 चीज़ें होती हैं। अंतर क्या होता है ये इतना याद करना है कि इसमें जो शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इसमें जो शर्करा होती है वो होती है केवल राइबोज शर्करा। कौन सी होती है, राइबोज शर्करा। यहाँ पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो कि डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर निकालना। कितने नंबर से, 2 नंबर से। जब राइबोज शर्करा से, सुन लेना बहुत काम की चीज़ है, जब राइबोज शर्करा से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तब उसका नाम होता है 2-डीऑक्सी राइबोज। अब बीटा डी क्या, ये तो आप सब समझ गए होंगे। दूसरा फॉस्फेट समूह होता है। दूसरा अंतर क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन क्षारक के रूप में यह थाइमिन होता है। क्या होता है, थाइमिन। जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, जिसको हम किससे लिखते हैं, यू से।
बाकी बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो दो अंतर, क्योंकि ये चार्ट हमें बिल्कुल मुंह जवानी याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, यह डीएनए और आरएनए में अंतर भी हो जाएगा। तो डीएनए में कौन सी शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज होती है। डीएनए में जो न्यूक्लिक नाइट्रोजन क्षारक के रूप में थायमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल। बाकी का जो पोर्शन हमने जो लिखा है वो सेम होता है। अब क्या होता है कि डीएनए में ये तीनों मिलकर डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं, और इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से डीएनए या आरएनए का निर्माण होता है। तो अब दो शब्द और आते हैं, एक आएगा न्यूक्लियोसाइड और एक आएगा न्यूक्लियोटाइड। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ से आप एक बात क्लियर कर लेना कि शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक जब आपस में मिलते हैं तब तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। देखो यहाँ लिखते हैं, आपकी जो शर्करा प्लस कोई सा भी नाइट्रोजनी क्षारक होगा तो दोनों के मिलने से जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। चलो उसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है। या पहले आप इसके बारे में छोटी मोटी बातें और भी हम लिखेंगे, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। उसके बाद ये समझ में आ गया होगा कि डीऑक्सीराइबोज के स्थान पे क्या लिखना है, राइबोज शर्करा। बाकी एज इट इज जैसा आएगा, थायमिन के स्थान पे इधर क्या लिख दो, यूरेसिल। ये डीएनए और आरएनए के बारे में बातें हैं। अब देखो यहाँ पे, तो अभी हम बात कर रहे थे शब्द की जुड़ने की। तो चाहे न्यूक्लिक अम्ल की जब हम बात करेंगे तो डीएनए या आरएनए, तो डीएनए या आरएनए में आप जिसकी भी बात करोगे, एक शर्करा होगी, दूसरा फॉस्फेट समूह अर्थात फॉस्फोरिक अम्ल होगा, और तीसरा नाइट्रोजन क्षारक जिसमें आपके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन या यूरेसिल कोई भी हो सकता। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अब शर्करा प्लस जब नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलते हैं तो दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद अगर आप यह समझो कि शर्करा होगी प्लस उसके साथ में वो सेम क्या, नाइट्रोजनी क्षारक, और इस शर्करा से जो जुड़ता है वो फॉस्फेट समूह है, अर्थात फॉस्फोरिक अम्ल बोल सकते हो, फॉस्फेट समूह। जब ये तीनों जुड़े होते हैं तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये शब्द क्लियर होने चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ते हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड में आपस में फॉस्फोरस डाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो आपस में कौन से बंध के द्वारा? फॉस्फोरस डाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एक शर्करा का 3 नंबर कार्बन दूसरे शर्करा के 5 नंबर कार्बन के साथ बंध बनाता है। तो एक शर्करा का 3 नंबर कार्बन दूसरे शर्करा के 5 नंबर कार्बन के साथ बंध बनाता है। तो ये छोटी छोटी बातें वो बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक जब मिलता है तो उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षारक तीनों मिले हो तो उसको आप क्या कहोगे? न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड की से जो श्रृंखला बनती है वो कहलाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब सीधी बात है, डीएनए होता है वो द्विरज्जुक होता है, उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है एक दूसरे के समांतर, जबकि आरएनए में केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, वो एक रज्जुक होता है। डीएनए द्विरज्जुक होता है और आरएनए सिंगल रज्जुक होता है। इतनी सी बात है। इसके अलावा जो आरएनए की बात करें तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ज़्यादा है नहीं इनके बारे में। अब अपने किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। एम का मतलब होता है मैसेज, तो ये तो होता है मैसेंजर आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए और आर का मतलब राइबोसोम आरएनए। तो आरएनए को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसके अलावा एक छोटा सा शब्द अपनी और बुक में देखने को मिल जाएगा आपको, हार्मोन। ज़्यादा नहीं इनके बारे में। हार्मोन क्या है, विशेष बात करना, हार्मोन आपके संदेशवाहक होते हैं जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं। हार्मोन क्या होते हैं?
संदेशवाहक होते हैं जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। आपकी बुक में हार्मोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? 3 में। एक तो होता है स्टेरॉइड, दूसरा हार्मोन आपका दिया है पेप्टाइड अर्थात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वाले, और तीसरा आपका दे दिया एमिनो वाले हार्मोन, जिनमें एमिनो समूह, ये इसको भी आप पॉलीपेप्टाइड कर लो, पॉलीपेप्टाइड। ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। तो हार्मोन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टेरॉइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन और एमिनो समूह वाले हार्मोन। देखो स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो जितने जो जनन हार्मोन होते हैं, जैसे आपका एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन, वो सब कौन से हार्मोन होते हैं? स्टेरॉइड। तो इसके लिए लिखते हैं एंड्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये सब कौन से होते हैं? जनन हार्मोन होते हैं, जो किस में आते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन में आते हैं। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका सबसे है इंसुलिन हार्मोन। क्या है? इंसुलिन हार्मोन। और एमिनो हार्मोन की बात करें तो ये आपकी एडिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? एडिनलिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। वो सब कौन से होते हैं? एमिनो वाले। तो एडिनेलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जानते हो कि थायरोक्सिन हार्मोन की यदि कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाता है? गेंगा या गोइटर रोग बोलते हो आप। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा? गेंगा, गोइटर या गलगंड रोग इसको आप कहते हो। पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पीट्यूटरी हार्मोन स्रावित होता है। जो तो ये सब इनके बारे में सिंपल बातें, ज़्यादा इतनी नहीं है, बायोलॉजी का पोर्शन था। मेन जो क्वेश्चन अपने बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन वाले। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात करते हैं। तो आपका ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अभी वो इसके आगे हम बात करें तो कि सबसे इंपॉर्टेंट कि एक तो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि हीमोग्लोबिन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो अगर आपको अभी तक याद नहीं आया तो बता दूं, 574। किसमें? HB अर्थात हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? 574। और बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना, इंसुलिन में मैंने कितनी बताई थी? 51। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश ये की गई। इसके अलावा इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शायद तक कल कोशिश की जाएगी, कल तक वो अपलोड कर दिए जाए। इसी के साथ आपका ये जो जैव अणु बायोमोलिकुल्स वाला जो चैप्टर था वो एक क्लास में ना होकर मैंने 2 बड़ी क्लासों के अंदर इसको कंप्लीटली वन शॉट नहीं बोल सकते, लगभग चैप्टर इसके अंदर आ चुका है। अगर ढंग से आप इनको पढ़ लोगे तो कोई परेशानी नहीं है। और कल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे आप इस चैप्टर की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने सभी साथियों को बताएं। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की मैराथन या वन शॉट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत।